Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with our gravitation के in-text question. So gravitation chapter के बीच में जो questions आए थे उनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास पेज नंबर 102 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या पढ़ा था हमने? देखो पहली चीज तो हमने पढ़ी कि इस पूरे हमारे यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है एक दूसरे पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं. कौन सा फोर्स बोलते हैं उसको? हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं. एंड उसकी डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, कैसे निकालते हैं फोर्स का मेजर? उसका मैग्नीट्यूड होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास उन दोनों के मास का प्रोडक्ट अपॉन में उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर. और ये प्रोपोर्शनल वाला पढ़ा था, इसीलिए प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल्स टू लगाया तो हमारे पास वो कैपिटल जी जो हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट था. सो पढ़ते कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स आर ड्रॉन टू ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स बाय अ फोर्स नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. उसके बाद द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. मतलब वो कह रहे हैं ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के. और आगे बोला है यही फोर्स एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट की. ठीक है, सो यहाँ से हमने कहा एक से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो इसको ऊपर करते हैं, एक मिनट. सो हमने क्या बोला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ और फिर उसके बाद ऊपर क्या है m1 m2 आ जाएगा क्योंकि मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली किससे है? उनके डिस्टेंस के स्क्वायर से. फिर आया भाई ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हटाओ, तो हमने इसकी जगह लगा दिया एक कैपिटल जी और साथ में ये निकल के आ गया हमारा फॉर्मूला. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड. अभी लिख के आए हैं हम. To find the magnitude of the gravitational force between the earth and an object on the surface of earth. So भैया क्या होगा? F equals to होगा हमारा कैपिटल G कांस्टेंट के लिए मास ऑफ अर्थ इनटू में मास ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट है अपॉन में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 104 पे है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? फ्री फॉल का क्या मतलब होता है? देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब गिरता है तो ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है. सो बिना किसी और एक्सेलरेशन कहाँ से लग रहा है? ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लग रहा है. सो ये जो फॉल होती है इसको हम फ्री फॉल कहते हैं. सो every atom on earth is drawn towards its center by gravity. An object will start to descend to the earth's surface when it is dropped from a specific height due to gravity. We refer this type of movement as free fall. ठीक है, ग्रेविटी अपनी तरफ खींचता है, अर्थ सरफेस की तरफ ही ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसको फ्री फॉल कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखो पेज नंबर 104 पे सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? सो एक ऑब्जेक्ट जब गिर रहा है सो उसमें जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो ग्रेविटी उसे पुल कर रही है उस वजह से आ रहा है. तो ये जो एक्सेलरेशन आता है इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउनवर्ड द अर्थ then it experiences an acceleration due to earth's gravitational field. This acceleration experienced by the object is called as acceleration due to gravity and it is denoted by small g. चलो आगे बढ़ जाते हैं. पेज नंबर 106 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट? तो हमने पढ़ा था मास और वेट दो अलग अलग चीजें हैं. मास होता है आप कह सकते हो एक चीज के अंदर कितना मैटर है वो उसका मास बन जाता है. एंड हमारा वेट क्या होता है कि ग्रेविटी उसे कितना, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कितना लग रहा है उस पर, वो उसका वेट होता है. ठीक है, और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. सो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी. सो जितना मैटर है एक बॉडी में वो उसका मास हो गया. एंड वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी. कितना फोर्स उस पे लग रहा है वो हो गया हमारा वेट. अब देखो इट इज मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड इट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, यहाँ पे बस पॉइंट्स है क्या क्या है. इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड. सो मास का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. मास हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी होता है लेकिन वेट कांस्टेंट नहीं होता. जैसे अर्थ पर ग्रेविटी 9.8 लेते हैं लेकिन कहीं और मून पे चले जाओगे तो वहाँ वेट चेंज हो जाएगा. वेट इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट डिफर इन डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, नेक्स्ट है एसआई यूनिट. इसकी केजी होती है और एसआई यूनिट इसकी कितनी होती है? क्योंकि एक टाइप ऑफ फोर्स है इसलिए इसकी एसआई यूनिट
न्यूटन होती है, n से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, सेम पेज पे सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑन अर्थ। ऐसा क्यों है कि वहां पे मून पे वेट कम हो जाता है, क्योंकि मून का मास बहुत कम है, मून का रेडियस बहुत कम है, साइज भी छोटा है, मास भी कम है, इस वजह से वहां पे वेट भी, ग्रेविटी ऑफ कोर्स कम हो गई वहां पे। सो द मून हैज अ रेडियस ऑफ 1/4 एंड अ मास ऑफ 1/100 दैट ऑफ अर्थ। इतना डिफरेंस है उसमें, बिकॉज ऑफ दिस द मून्स ग्रेविटेशनल पुल इज अराउंड 1/6 ऑफ अर्थ। सो जो उसका ग्रेविटेशन पुल है वो 1/6 है अर्थ से, तो हमारा वेट कैसे निकल के आता है, इसी ग्रेविटी से, तो भैया वही कम है, तो वो अपने आप वेट कम हो जाएगा। सो the mass and diameter of the moon determine its gravitation pull. As a result, an object weight on the moon is 1/6 that of its weight on earth. ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास पेज नंबर 109 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, why is it difficult to hold a school bag having a strap made of a thin and strong string? So देखो, अगर आपने एक हैवी बैग पकड़ा, आप यूजली देखोगे जो स्कूल बैग्स होते हैं उनके जो स्ट्रैप होते हैं थोड़े मोटे होते हैं, जब हम ऐसे टांगते हैं यहाँ पे शोल्डर पे आता है ना, तो उसके स्ट्रैप्स थोड़े से मोटे होते हैं। अगर वो बिल्कुल पतली पतली रस्सी जैसे हो जाएंगे तो क्या होगा, जब हम देखेंगे सरफेस एरिया, अभी आप इतने एरिया कवर कर रहा है वो स्ट्रैप, लेकिन अगर वो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जितनी वो पतली हो जाएगी, प्रेशर ज्यादा फील होगा। सो द स्मॉलर द सरफेस एरिया, लार्जर इज द प्रेशर एक्सर्ट, because of the pressure on the shoulder is relatively large, it is difficult to handle a school bag with thin strap. The contact surface area of a narrow strap is extremely small. As a result, the shoulder is under a lot of stress. तो वो जितना पतला होगा, जितना उसका सरफेस एरिया कम हो गया, उतना ही प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी पेज पे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बॉयंसी। सो बॉयंसी हमने पढ़ा था कि जैसे हम पानी में कोई चीज डालते हैं तो क्या होता है, एक प्रेशर लगता है नीचे से ऊपर की तरफ। देखो ग्रेविटी हमारा क्या करती है, ग्रेविटी तो हर चीज को अपनी तरफ ही खींचती है, लेकिन एक फोर्स लगता है जो अपथ्रस्ट की तरफ, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम buoyancy कहते हैं। So the upward force possessed by a liquid on an object that's immersed in it is referred to as buoyancy। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसी पेज पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब कोई ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, हम देखते हैं कोई चीज जैसे लोहे की, अगर आपने लेट्स सपोज एक कील भी है वो रख दी, वो सिंक कर जाएगी, लेकिन एक प्लास्टिक की बॉल रखोगे तो वो फ्लोट करती रहेगी। तो क्या होता है, कोई भी चीज फ्लोट या सिंक करती है जितनी उसकी डेंसिटी है। अगर उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वो नीचे चले जाएगी, अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम है तो वो ऊपर ही फ्लोट करती रहेगी। ठीक है, सो an object sink in the water if its density is greater than that of water, an object will float in water अगर उसकी डेंसिटी लेस देन वाटर है तो। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, पेज नंबर 110 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेइंग स्केल, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg। सो भैया आपने देखा कि कितना मास दिखा रहा है 42, तो क्या एक्चुअल में हमारा मास ज्यादा होता है इससे या कम होता है। तो एक्चुअल में अगर हम परफेक्ट मतलब एक्चुअलिटी की बात करें तो हमारा मास जितना वो दिखाता है उससे ज्यादा होता है। रीजन कि जो एयर है, जो हमारा एयर है वो एक अपथ्रस्ट लगाता है, तो ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है और एयर एक बॉयंसी फोर्स लगा रहे, तो इस चक्कर में एक प्रेशर इधर से आ रहा है, एक प्रेशर इधर से आ रहा है, तो वो जो वेट दिखाता है वो थोड़ा सा कम दिखाता है कंपेयर टू दी ओरिजिनल जो एक्चुअल में वेट है। सो अ वेइंग मशीन इज कैलिब्रेटेड टू शो मास एंड मेजर ह्यूमन वेट। व्हेन वी स्टैंड ऑन अ weighing machine, the air pushes upward and the weight acts downward. So weight नीचे की तरफ है, ऑफ कोर्स आपका इतना जो भारी शरीर है वो नीचे की तरफ वेट लगा रहा है, एंड एयर क्या कर रही है, एक अपवर्ड थ्रस्ट लगा रही है। एज अ रिजल्ट वी अपीयर टू वेट लेस देन वी डू। द वेइंग मशीन मेजर्स दिस perceived weight, hence the mass displayed is lower than that of the रियल मास, thus we will weigh more than 42 kg। सो कभी कभी होता है ना कि यह चीज आपने नोटिस करी होगी कि देख के लगता है यार ये तो 50 किलो की चीज है, इसको उठाने में इतनी भारी क्यों लग रही है, क्योंकि एक्चुअल में थोड़ा सा ज्यादा होगा उसका वेट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चे। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ये इस पे 1 लिखा है। सो यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार, ईच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 kg व्हेन मेजर्ड ऑन अ वेइंग स्केल। इन रियलिटी वन इज हेवियर देन द अदर, कैन यू से विच वन इज हेवियर एंड व्हाई। अब हम एक मतलब ऐसे बिना लॉजिक लगाए अगर सोचेंगे ना, कोई साइंस मत लगाओ कि यार रुई भारी होगी, 1 किलो रुई है, 1 किलो हमारे पास जो है वो लोहे का एक बार है, तो भैया हम सोचेंगे यार लोहे का ये रुई तो जितनी मर्जी उठा लोगे,
लेकिन अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे इस बात पे, तो जो कॉटन है हमारे पास 1 kg की कॉटन है वो ज्यादा भारी होगी। देखो आप इमेजिन करो 1 kg का एक लोहे की चीज है, कितना सा इतना सा भी, एक भारी सा पत्थर भी आराम से 1 किलो का हो सकता है, तो वो इतना सा, उसका वॉल्यूम भी कम है, ठीक है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कम करे। लेकिन इमेजिन करो कॉटन कितनी हल्की होती है, अगर 1 kg कॉटन होगा तो कितनी ज्यादा कॉटन होगी, है ना, और कॉटन कितनी हल्की होती है। तो जब वेइंग स्केल पे 1 किलो कॉटन करी होगी, तो अभी हमने जैसे बोला, हम जब वेइंग स्केल पे होते हैं एयर अप थ्रस्ट लगाती है, तो क्या वो कॉटन पे नहीं लगाएगी। अब एक जगह आयरन बार है, उस पे भी लग रहा है, लेकिन वो कितनी भारी चीज है, उस पे जो एयर का अब वो लगेगा, और यहाँ पे जो कॉटन है जिसकी डेंसिटी इतनी कम है, उस पे जब एयर का लगेगा तो ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब जो वेइंग स्केल पे 1 kg दिखा रहे हैं, एक्चुअल में वो 1 kg नहीं होगा, 1 kg से काफी ज्यादा होगा उसका एक्चुअल मास, लेकिन वो हमारे बार के केस में नहीं, क्योंकि उसमें जो एयर का वो इतना है, वो इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। द कॉटन बैग वेज मोर देन द आयरन बार, द एयर थ्रस्ट ऑन द कॉटन बैग इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द आयरन बार, क्योंकि कॉटन पे जो एयर थ्रस्ट लग रहा है वो ज्यादा होगी, कॉटन की डेंसिटी कम है, उसमें इतनी जगह है कि एयर उसमें घुस सकती है। सो एज अ रिजल्ट द वेइंग मशीन गिव्स द कॉटन बैग अ लोअर वेट रीडिंग देन इट डज, मतलब एक्चुअल में जितनी है उससे कम दिख रहा है, हमें 1 किलो दिख रहा है, लेकिन हो सकता है भैया 1 किलो से काफी ज्यादा हो वो। सिंस द डेंसिटी ऑफ कॉटन बैग इज लोअर देन दैट ऑफ द आयरन बार, इट हैज अ लार्जर वॉल्यूम देन द लेटर। सो अब ठीक मैंने बताया, जैसे 1 किलो का आप आयरन बार लो और 1 किलो कॉटन लो, तो 1 किलो कॉटन बहुत ज्यादा होगा, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। बिकॉज ऑफ द एयर द कॉटन बैग एक्सपीरियंसेस ग्रेटर अप थ्रस्ट एंड दस विल एक्चुअल में वेट हेवियर। ठीक है, क्लियर है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारे इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम आएंगे अपनी बैक एक्सरसाइजेस पे, बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।